आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने रियासत भर में जबरदस्त जुलूस निकाले। LK अडवाणी ने बीजेपी की तरक्की में अदा किया अहम रोल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। महाराष्ट्र के कारगुजार चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिया ओहदे से इस्तीफा। नोटबंदी के 3 साल मुकम्मल, राहुल गांधी ने की हुकूमत पर शदीद तनकीद। उत्तर प्रदेश में टॉयलेट पर जाफरानी रंग, लोगों ने उसे मंदिर समझकर पूजा की। डोनाल्ड ट्रंप पर अदालत ने $2 मिलियन का जुर्माना आयद किया। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा, डेंगू और मलेरिया पर काबू पाने में सरकारी महकमे बुरी तरह नाकाम। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण अडवाणी आज 92 बरस के हो गए हैं। इस मौके पर उन्हें वजीर आजम ने मुबारकबाद दी। अपने बुनियादी नजरिए को लेकर कभी भी उन्होंने समझौता नहीं करने के लिए उनकी तारीफ की। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अडवाणी जी के लिए अवामी खिदमात हमेशा से ही मुंसलिक रहीं। उन्होंने कभी भी अपने बुनियादी नजरिए को लेकर समझौता नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बात जब हमारे जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की आई तो मिस्टर अडवाणी सबसे आगे खड़े रहे। एक वज़ीर के तौर पर उनकी इंतज़ामी महारत की हर जगह तारीफ़ होती है। अडवाणी जी ने भाजपा को तराशने और मजबूती देने के लिए दहाइयों तक सख्त मेहनत की। वज़ीर आज़म ने लिखा, अगर बरसों के दौरान हमारी पार्टी हिंदुस्तानी सियासत का एक अहम सतून के तौर पर उभरी है तो इसका क्रेडिट अडवाणी जी जैसे लीडरों को जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो एक दानिश्वर, एक सियासतदान और सबसे बावक़ार लीडरों में से एक हैं। हमारे बाशिंदों को बाख्तियार बनाने की सिमत में अडवाणी जी की गैर मामूली खिदमत को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। मैं अडवाणी जी की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ करता हूं। वाज़ेह है कि अडवाणी की पैदाइश 8 नवंबर 1927 को हुई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने नोटबंदी के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कहा कि मुल्क पर नोटबंदी का दहशत गर्दाना हमला करने वाले गुनाहगार अभी कटघरे में खड़ा नहीं किया गए हैं और मुल्क के अवाम को इस नाइंसाफ़ी का अभी इंसाफ नहीं मिला है। राहुल गांधी ने जुमा को ट्वीट किया कि 3 साल पहले आज ही के दिन नोटबंदी की गई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मईशियत तबाह हो गई, कई लोगों की जानें गई, लाखों छोटे छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए और मुल्क के अवाम को अभी इस नाइंसाफ़ी का इंसाफ नहीं मिला है। बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों के चलन को बाहर कर दिया था। गुज़िश्ता 3 साल में कई ज़राए ये साबित कर चुके हैं कि इसका मुल्क की मईशत और रोज़गार पर गहरा असर पड़ा है। नोटबंदी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले यूथ कांग्रेस कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस कारकुनान आज नोटबंदी की 3री सालगिरह के मौके पर मोदी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर मुजाहरा करते हुए देखे गए। कुछ कांग्रेसी कारकुनान ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यूथ कांग्रेस कारकुनान मोदी हुकूमत मुखालिफ और RBI मुखालिफ नारे भी लगा रहे थे। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सन 2016 में चैरिटी फंड का सदारती इंतखाबात में इस्तेमाल करने से मुताल्लिक मामले में $20 लाख का जुर्माना आयद किया है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिया जेम्स के दफ्तर ने जुमेरात को एक बयान जारी करके ये इत्तला दी। बयान में कहा गया कि न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिया ने आज इत्तला दी है कि ट्रंप ने सन 2016 के सदारती इंतखाबात में चैरिटी इदारों का अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, जिसके लिए उन पर $20 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। वाज़ेह रहे कि यह मामला जून 2018 में डोनाल्ड ट्रंप फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें ट्रंप की तरफ से चैरिटी की रकम का ज़ाती, तिजारती और सियासी मफादात में इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम था। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप फाउंडेशन की रकम का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम का इतराफ़ किया है और मुस्तक़बिल में खैराती खिदमात पर पाबंदी आयद करने और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल को मुसलसल रिपोर्टिंग करने पर रजामंदी भी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत आने के बाद से अगर कोई रंग सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है तो वो है भगवा रंग। अस्पतालों के बेडशीट हों या सरकारी बसें, सभी का रंग भगवा हो गया। कई मशहूर इमारतें भी भगवा रंग में रंगी गईं।
और हद तो यह है कि सफाई मुहिम के तहत यूपी के कई इलाकों में तामीर बैतुल कला की दीवारें भी भगवा हो गईं। जी हां, बैतुल कला की दीवार भगवा रंग से रंग जाने का मामला रियासत के हमीरपुर ज़िले में देखने को मिला है। यहां एक गांव में तकरीबन 1 साल कबल बने बैतुल कला की दीवार पर ठेकेदार ने भगवा रंग चढ़ा दिया और इस पर ताला लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि किसी को ये खबर नहीं हुई कि यह बैतुल कला है और तालाबंद भगवा रंग में रंगे दीवार को लोगों ने मंदिर समझ लिया। फिर क्या था, सभी वहां पर पूजा करने लगे। ये पूरा वाक़या हमीरपुर ज़िले के मोधा गांव का है। यहाँ गुज़िश्ता 1 साल से गांव वाले इस बैतुल कला को मंदिर समझकर पूजा कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति है, क्योंकि इसके दरवाजे तो हमेशा से ही बंद रहते थे। किसी ने अंदर झांककर अभी तक देखा ही नहीं था। गांव के एक बाशिंदे राकेश चंदेल बताते हैं कि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बना हुआ था और उसका रंग भगवा था और देखने में मंदिर की तरह मालूम होता था। लोगों को लगा कि ये एक मंदिर है और उन्होंने बगैर किसी से पूछे इसके बाहर पूजा शुरू कर दी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अफसरों ने बताया कि ये तो बैतुल कला है। चंदेल ने मजीद बताया कि बैतुल कला के रंग से लोगों को इसके मंदिर होने की गलतफहमी हुई थी। बहरहाल अब इसका रंग बदल कर गुलाबी कर दिया गया है। पता चला है कि बैतुल कला तकरीबन 1 साल पहले बनाया गया था, लेकिन तब से ही इस पर ताला लगा हुआ था। मशहूर टेलीविज़न गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में एक सवाल पूछा गया। इस सवाल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पार्टिसिपेंट ने शो का बायकॉट करने का फैसला किया। एक अखबार में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल में जो सवाल नमूदार हुआ वो ये था कि इन हुक्मरानों में से कौन मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का हम असर था। इसके ऑप्शन थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, सी महाराजा रणजीत सिंह और डी शिवाजी। इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि कोई मुग़ल बादशाह इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि कोई कैसे मुग़ल हमलावर को सम्राट और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ शिवाजी कह सकता है। बाबरी मस्जिद हक़ के मिल्कियत के मुतवक्को फ़ैसले से कबल मुल्की अवाम से अमन व अमान की अपील करने वाले सदर जमीयत उलमाए हिंद के नाम से फ़र्जी अकाउंट बनाकर चंद शरपसंदों ने मुल्क के माहौल को परागंदा करने की कोशिश की है। इस सूरत हाल पर जमीयत उलमाए हिंद ने तशवीश का इजहार करते हुए इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बुध को मौलाना सैयद अरशद मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। हम तमाम मजहबों से ताल्लुक़ रखने वालों से कहते हैं कि अमन व अमान बरकरार रखें। मगर एक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा था कि मस्जिद देने का इख्तियार हमें नहीं है, क्योंकि एक बार मस्जिद तामीर हो गई तो क़यामत तक वो मस्जिद ही रहती है। खुद वक्फ़ करने वाला भी मस्जिद की ज़मीन वापस नहीं ले सकता। अलावाज़ी मौलाना अरशद मदनी के नाम से ट्विटर के फ़र्जी अकाउंट में कहा गया है कि राम मंदिर ही बनेगा। इसके बाद बयान में कहा गया कि दोस्ती इसे बरकरार रखने के मज़हब बीच में ना आए। कभी तो इसको मंदिर तक छोड़ा, कभी तो मस्जिद को छोड़ा और जिन जिन को टेक किया गया है इसमें फैज़ुल इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियल इफ्तिखार गिलानी, इमरान सिद्दीकी, SIO इंडिया, फातिमा अंसारी, डॉक्टर अजीज़ खान जैसे नाम शामिल हैं। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने एक ख़त के ज़रिए वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र को बताया कि मौसर इंतज़ामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में और ज़िला में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन बीमारियों की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और इस पर तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए शहर में सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना उमूर के इंचार्ज RC कुंतिया ने उन्हें गांधी भवन से बाहर नहीं निकलने देने पर रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि KCR आमिराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने साथ ही नरेंद्र मोदी हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि दोनों ही हुकूमतें अवामी इमलाक को खानगियाने की सोच रहे हैं। स्ट्रांगली कंडेम ये राज्य सरकार का जो आज हमको कांग्रेस भवन से बाहर आने के लिए भी रोक दिया। हमारा ख्याल में सारा देश में, सारा दुनिया में भी कहीं ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है कि कोई भी विरोधी पार्टी हो
सबको अपना अपना प्रतिवाद प्रोटेस्ट रखने का अधिकार है, मगर ये सरकार इतना अनडेमोक्रेटिक इलीगल है कि कांग्रेस भवन से बाहर आने के लिए नहीं दिया गया। वी स्ट्रांगली कंडेम इट और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन का पास और गवर्नर साहब को भी बोले हैं और प्रेसिडेंट को भी बोलेंगे। साथियों, आज जो आरटीसी का बारे में बोल रहे थे, आरटीसी स्ट्राइक करके 50,000 वर्कर को डिसमिस किया है और 50% रूट को प्राइवेटाइजेशन किया है। अभी खबर मिली है कि हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दिया है, उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम स्वागत करते हैं, मगर इसमें कोई अंतर नहीं है। ये मोदी एंड केसीआर जैसे हमने बोला था, ये आरटीसी को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और इधर मोदी एनटीपीसी, एनएचपीसी, जितना भी पब्लिक सेक्टर है, एयर इंडिया, सबको प्राइवेट सेक्टर करके बेच रहे थे। हमको भी ये मजाक की बात है, इधर बीजेपी बोले आरटीसी प्राइवेटाइज का विरुद्ध में लड़ाई करते हैं, मगर ये नहीं बोलते हैं कि रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, सभी पब्लिक सेक्टर। इटला राजेंद्र वजीर सेहत वो सदर ऑल इंडिया एग्जीबिशन सोसाइटी ने आज सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता नुमाइश में आग लगने का वाक़या हुआ था। इसको देखते हुए सारी केबलिंग ज़मीन के अंदर की गई है और कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई और हादसा मुस्तकबिल में ना हो। 80 इयर्स एग्जीबिशन ओपन करने का यहाँ पे जो प्लान चल रहा है, एग्जीबिशन सोसाइटी के अंदर बड़ा एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स नहीं हुआ था, मगर लास्ट ईयर जो फायर एक्सीडेंट हुआ, लकीली ह्यूमन लॉस नहीं हुआ था, थोड़ा लॉस हुआ था। वो लॉस के बारे में आप जानते हैं, हम थोड़ा सपोर्ट किए थे। एग्जीबिशन सोसाइटी के ऊपर 18 कॉलेज जो गरीब बच्चों के लिए जो एजुकेशन दे रहा है, आने वाले दिन में और अच्छा चलाने का हम कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट आने वाला दिन में कैसा कंट्रोल करना, लोगों का जो प्राण, जो प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होने से हम यहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए टैंक्स बना के, पाइपलाइन डाल के, एक एक शॉप के पास एक एक शॉप ओनर ऑपरेट करना जैसा फायर सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है। जो लूज लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लूज लाइंस इससे पहले था, सुपरफिशियल लाइंस था, वो पूरा निकाल के अंडरग्राउंड केबल लाइंस डाल रहा है। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ गहरे से गहरा जख्म भी भर जाता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह को फूटी आंख से भी देखना गवारा न करने वाली मायावती ने मशहूर गेस्ट हाउस मामले वापस लेने का मन बनाया है। ज़राए के मुताबिक मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे मशहूर गेस्ट हाउस मामले से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस वापस लेने के लिए हल्फनामा दिया है। ज़राए के मुताबिक मायावती ने मुकदमा वापस लेने के लिए इसी साल फरवरी में हल्फनामा दिया था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात से पहले हुए इत्तेहाद के दौरान सपा और बासपा के दरमियान इस बात को लेकर फैसला हुआ था। अखिलेश यादव ने मायावती से गेस्ट हाउस मामले में मुलायम के खिलाफ केस वापस लेने की बात कही थी, जिसके बाद फरवरी में ही मायावती ने मुलायम के खिलाफ केस वापस लेने का हल्फनामा दे दिया था, लेकिन इस बात को मीडिया के सामने आने नहीं दिया गया है। गेस्ट हाउस साल
2055 में मुलायम सिंह सरकार से हिमायत वापस लेने के बाद लखनऊ के गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती पर जानलेवा हमला किया था। इस वारदात के बाद दोनों जमातों के दरमियान पुरानी अदावत चली आ रही है, लेकिन लोकसभा इंतखाबात से पहले दोनों जमातें अपनी इस दुश्मनी को भुलाते हुए एक साथ आए थे। दिल्ली पुलिस की खुसूसी ब्रांच की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया कि 2 नवंबर को 30 हज़ारी कोर्ट में तकरीबन 200 लोगों की भीड़ ने दिल्ली पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज पर हमला कर दिया था और उनकी लिंचिंग की जा सकती थी। इस दिन अदालत अहाते में वकीलों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अगर कुछ लोगों ने पुलिस वालों के साथ बीच बचाव करके उन्हें बचा लिया था। स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट की तस्दीक डीसीपी के पीएसओ के इस ऑडियो क्लिप से भी होती है, जिसमें वो अपने किसी साथी को पूरा वाक़या बता रहे हैं। इस वाक़े का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह वकीलों और दूसरे लोगों की भीड़ ने डीसीपी मोनिका भारद्वाज का पीछा कर रही थी। इसके अलावा दीगर वीडियो में नज़र आ रहा है कि अदालती अहाते में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। ये वीडियो अब मामले की जांच का अहम हिस्सा है। वीडियो से वाज़ेह हुआ है कि भारद्वाज का पीएसओ और कुछ दीगर कांस्टेबल को मुश्तैल भीड़ ने घेर रखा है। इस भीड़ में ज़्यादातर लोग वकीलों की पोशाक पहने हुए हैं और मोनिका भारद्वाज और दूसरे पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खातून डीसीपी और उनके स्टाफ की बुरी तरह पिटाई की गई और नज़दीक की पुलिस चौकी को मदद के लिए भेजे गए पैगाम पर उन्होंने कार्रवाई की। दिल्ली कोतवाली के एसएचओ इंस्पेक्टर राजीव भारद्वाज 10-12 पुलिस वालों के साथ फ़ौरन मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने मोनिका भारद्वाज और दीगर पुलिस वालों को भीड़ से बचाया था। तमिलनाडु के अब्दुल रज़ाक ने बोरवेल में गिरे बच्चों की जान बचाने के लिए बनाई लाजवाब मशीन। तमिलनाडु के तिरची में गुज़िश्ता दिनों बोरवेल में गिरने से हुई एक बच्ची की मौत के बाद मदुराई के रहने वाले अब्दुल रज़ाक ने एक ऐसी मशीन का ईजाद किया है जो इस वक्त सुर्खियों में है। अब्दुल रज़ाक का कहना है कि यह मशीन बोरवेल में गिरे बच्चों की ज़िंदगी बचाने में काफ़ी अहम साबित हो सकती है। मशीन अम्ब्रेला तकनीक की तर्ज पर बनाई गई है, जो बोरवेल में गिरे बच्चे को गिरफ्त में लेकर ऊपर की तरफ खींचने में मदद करती है। शिवसेना से वज़ीर आला ओहदा देने का कभी वादा नहीं किया गया, ये बात नितिन गडकरी ने कही। अभी तक शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे और पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय रावत लगातार ये बयान दे रहे थे कि लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद के वक्त बीजेपी ही ने इनसे वादा किया था कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के बाद 50-50 फार्मूले के तहत उनकी तरफ से 2.5 साल का वज़ीर आला बनाया जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी ने इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि वज़ीर आला की कुर्सी 2.5 साल के लिए शिवसेना को देने का कभी भी वादा नहीं किया गया है। गडकरी का यह बयान शिवसेना के लिए एक झटका है, क्योंकि पहली मर्तबे ही बीजेपी के किसी लीडर ने उनके दावों को झूठा करार दे दिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान फैकल्टी के अदब में एक मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्रुरी के खिलाफ यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। महकमे के रिसर्च स्कॉलर्स व दीगर तलबा ने जुमेरात को यूनिवर्सिटी अहाते में वाइस चांसलर की रिहाइश के पास होलकर भवन में धरना देना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के तलबा गैर हिंदू प्रोफेसर की तकर्री को रद्द करने का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि BHU इंतज़ामिया ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उम्मीदवार की तकर्री यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कवानीन व ज़वाबित और BHU के एक्ट के तहत शफाफ तरीके से हुई है। BHU के वाइस चांसलर राकेश भटनागर को लिखे ख़त में मुजाहिरीन तलबा ने यह दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के बानी और आन जहानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने SVDV फैकल्टी को यूनिवर्सिटी के दिल का दर्जा दिया था और यहाँ मुस्लिम प्रोफेसर की तकर्री मुनासिब नहीं। तलबा ने ख़त में लिखा है कि फैकल्टी की स्टोन प्लेट में यह भी लिखा है कि इदारा सकाफती मजहबी तारीख़ी दलाइल और सनातन हिंदुओं और इनकी बिलावास्ता या बिलवास्ता शाखों जैसे आर्य समाज, बौद्ध, जैन, सिख वगैरह के गौर व खौज के लिए भी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इन सभी बातों को जानने के बावजूद साजिश के तहत एक गैर हिंदू की तकर्री की गई है। कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई ने आज महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस अरकान असेंबली मुत्तहिद हैं और कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जाने वाला है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सभी अरकान असेंबली पार्टी आला कमान की हिदायत पर अमल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम बीजेपी हुकूमत रियासत में नहीं बनने देंगे। हुसैन दिलवाई ने मीडिया से बात करते हुए
एनसीपी के ताल्लुक से कहा कि एनसीपी हमारी इत्तेहादी पार्टी है, वो हमारे साथ हैं। अवाम ने हमें महाराष्ट्र की हिफाजत के लिए वोट दिया है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में खींचतान जारी है। इसी दौरान सियासी बहरान के दरमियान देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सरकार बनाने को लेकर जारी कशमकश के दरमियान फडणवीस ने भाजपा के लीडरों के साथ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए पहुंचे और वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि मैंने 5 साल महाराष्ट्र की खिदमत की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से खींचतान चल रहा है। सबसे बड़ी जमात भाजपा सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब पार्टियां अपने ही विधायकों को बचाने में लग गई हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने जुमेरात को घंटे भर तक चली शिवसेना के नए विधायकों की मीटिंग में सदारत की, जिसके दौरान विधायकों ने दोहराया कि लोकसभा इंतखाबात से पहले ओहदों और जिम्मेदारियों के बराबर बंटवारे के जिस ख्याल पर इत्तेफाक राय बनी थी उसे लागू किया जाना चाहिए। आदरणीय राज्यपाल जी से मिला, मैंने मेरा इस्तीफा आदरणीय राज्यपाल जी को सौंपा है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा महाराष्ट्र की जनता का, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र में सरकार चलाने का मौका हमको दिया। मैं साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हम सभी को एक नेतृत्व दिया जिसके चलते हम ये राज चला पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही में महाराष्ट्र में हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष सरकार चलाने में मुझे सहायता दी, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का, बहनों का, सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने भी पिछले 5 वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर हमें साथ दिया। जो हमारी अच्छी बातें थी लोगों तक पहुंचाई, कुछ गलत बातें होगी तो हम तक पहुंचाई, और एक अंकुश इस लोकतंत्र में रखा। हमारे विरोधी पार्टियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में वे हमारे वैचारिक विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए उनका भी बहुत साथ मिला। पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ हमने सरकार चलाई, महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास किया। आप सभी ने ये देखा कि जिस समय चुनाव के रिजल्ट्स आए और नतीजों के तुरंत बाद शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे का जो बयान आया, अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का हमको एक झटका इस बयान से लगा, क्योंकि लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को अलग वोट नहीं दिया था, लोगों ने अलायंस को वोट दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लोगों के सामने गए थे, शिवसेना के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, हमने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। इसलिए इस प्रकार के बयान से निश्चित रूप से हमको भी मानसिक दुख हुआ, प्रताड़ना हुई। और उसके बाद मैंने तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार हम महायुति की ही बनाएंगे, साथ में बनाएंगे।
मैंने शिवसेना के पक्ष प्रमुख जी का आभार भी व्यक्त किया था, किंतु उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं हुई वो घटनाएं सारी आपके सामने हैं। जिस प्रकार के बयानात पिछले 10-12 दिनों में शिवसेना की ओर से आए हैं, उनके नेताओं ने दिए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे बयानों के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं। इस प्रकार के बयान शिवसेना के माध्यम से लगातार आए हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने बरतानिया में पैदा हुए मुसन्निफ आतिश अली तासीर का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मनसूख कर दिया है। दरअसल इन्होंने मुबैना तौर पर यह हकीकत छुपाई है कि उनके वालिदैन पाकिस्तान नजात थे। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि शहरियत एक्ट 1955 के मुताबिक तासीर OCI कार्ड के लिए नाअहल हो गए हैं, क्योंकि OCI कार्ड किसी ऐसे शख्स को जारी नहीं किया जाता है जिसके वालिदैन या दादा दादी पाकिस्तानी हों, और उन्होंने ये बात छुपाई रखी। तर्जुमा ने बताया कि तासीर 38 साल ने वाज़ेह तौर से बेहद बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया और जानकारी को छुपाया है। एक्ट के मुताबिक अगर किसी शख्स ने धोखे से फर्जीवाड़ा कर या हकीकत छुपाकर OCI कार्ड हासिल किया है तो OCI कार्ड होल्डर के तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी और उसे सियाह फहरिस्त में डाल दिया जाएगा। साथ ही मुस्तकबिल में उसके हिंदुस्तान में दाखिल होने पर भी रोक लग जाएगी। तासीर पाकिस्तान के मरहूम लीडर सलमान तासीर और हिंदुस्तानी सहाफ़ी तौलिन सिंह के बेटे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ राजकोट के मैदान पर नाजरीन की सांसें थम गई थी जब ऋषभ पंत की गलती की वजह से बांग्लादेश का बल्लेबाज आउट होकर भी दोबारा मैदान पर लौट आया। इसके बाद फिर से एक बार ऐसी सूरत हाल बनी जब पंत के जरिए सोमैया सरकार को किए गए स्टंप आउट पर सवाल उठे। मैदान पर लगी बड़ी स्क्रीन पर जब रिप्ले के बाद थर्ड एम्पायर ने दोबारा नॉट आउट दिया तो उसे हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा भड़क गए। दरअसल वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि ऋषभ पंत ने सही तरीके से सोमैया सरकार को स्टंप आउट किया था। स्क्रीन पर नॉट आउट आते ही रोहित शर्मा के मुंह से गाली निकल गई। क्रिकेट मद्दाहों ने इस लम्हे को भांप लिया, जिसके कुछ ही वक्त बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसमें रोहित शर्मा थर्ड एम्पायर को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में थर्ड एम्पायर ने सोमैया सरकार को आउट करार दे दिया। इसके बाद पता चला कि थर्ड एम्पायर से गलती से नॉट आउट वाला बटन दब गया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। वहीं मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित से मज़कूरा गाली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मैदान पर काफ़ी जज्बाती आदमी हूँ। पहले के कुछ फैसले और कुछ ऑन फील्ड लम्हे आज थोड़े ठीक नहीं थे। आखिर में मकसद पूरा करना था। कभी कभी हम जज्बाती जाहिर करते हैं, इसलिए अगली बार मैं ये करने से पहले देखूंगा कि कैमरा कहाँ है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने रियासत भर में जबरदस्त जुलूस निकाले। एल.के. अडवाणी ने बीजेपी की तरक्की में अदा किया अहम रोल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। महाराष्ट्र के कारगुजार चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिया ओहदे से इस्तीफा। नोटबंदी के 3 साल मुकम्मल, राहुल गांधी ने की हुकूमत पर शदीद तनकीद। उत्तर प्रदेश में टॉयलेट पर जाफरानी रंग, लोगों ने उसे मंदिर समझकर पूजा की। डोनाल्ड ट्रंप पर अदालत ने $2 मिलियन का जुर्माना आयद किया। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा, डेंगू और मलेरिया पर काबू पाने में सरकारी महकमे बुरी तरह नाकाम। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।